हरिपुर नाम के गांव में राजा मानसिंह का राज था। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर हरियाली थी और लोग उनके राज्य में खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और गरीबों की मदद करने में सबसे आगे होते थे। महाराजा मानसिंह की कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत ही दुखी रहते थे। वह चाहते थे कि उनकी भी कोई संतान हो। मंत्री, यह दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैंने अपने पूरे जीवन में इस राज्य के लिए हर संभव प्रयास किया, इसे समृद्ध बनाया, प्रजा की भलाई के लिए निर्णय लिए, लेकिन आज जब मैं अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचता हूं तो मेरा हृदय व्यथित हो उठता है। मेरे बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, कौन इस राज्य को संभालेगा? महाराज, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन कृपया स्वयं को इतना व्यथित मत कीजिए। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म है अपनी प्रजा का भला सोचना और उसे सही दिशा देना। अगर आप इस प्रकार स्वयं को दुख में डुबो देंगे तो राज्य को कौन संभालेगा? परंतु मंत्री, क्या यह संभव है कि मैं इस दुख को भूल जाऊं? क्या यह संभव है कि मैं अपने मन को इस पीड़ा से मुक्त कर सकूं? महाराज, मैं आपके हृदय के बोझ को हल्का करने के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ। क्यों ना आप कुछ समय के लिए महल से बाहर जाएं, प्रजा के बीच कुछ समय बिताएं, गांवों का भ्रमण करें, वहां के लोगों से मिलें, उनके जीवन को समझें। ठीक है मंत्री, हम कल ही निकलेंगे। राजा मानसिंह अपने महल से निकल जाते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। राजा मानसिंह उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? माफ करना, मैं यहाँ बस घूमने आई थी, लेकिन आप कौन हैं? मैं इस जंगल और आसपास की भूमि का राजा मानसिंह हूँ। मुझे क्षमा करें महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं पास के गांव से हूँ और यहाँ कुछ फल तोड़ने के लिए आई थी। कोई बात नहीं, जंगल पर सबका हक है। यह प्रकृति की देन है जिसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। आप बहुत उदार हैं महाराज, अन्यथा कई शासक अपनी भूमि पर किसी और को अधिकार नहीं देते। राजा का धर्म होता है न्याय करना, केवल शासन करना नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रत्ना है महाराज, और अब मुझे चलना होगा क्योंकि मैं दूसरे गांव में रहती हूँ। इतना बोलकर रत्ना वहां से चली जाती है और महाराज भी अपनी महल आ जाते हैं। महाराज का महल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। वह हर टाइम रत्ना के बारे में ही सोचते हैं कि कैसे उससे मुलाकात हो। फिर एक दिन महाराज जंगल की ओर जाते हैं रत्ना को देखने के लिए। महाराज जैसे ही जंगल की ओर पहुंचते हैं, वहां रत्ना नहीं होती। अरे यह रत्ना कहाँ है? कितने दिनों से मैंने उसे देखा नहीं। उसका चेहरा देखे बिना मन बेचैन सा हो रहा है। पता नहीं वह कैसी होगी, क्या कर रही होगी। अरे हाँ, उसने तो बताया था कि वह पास के गांव में रहती है। क्यों ना मैं वहां जाकर देखूं। अगर उससे मुलाकात हो गई तो दिल को कितनी सुकून मिलेगा। राजा तुरंत उसके गांव की ओर निकलता है। अरे भाई जरा सुनिए, अपने यहाँ किसी रत्ना नाम की लड़की का घर देखा है? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। रत्ना तो इस गांव की ही बेटी है, लेकिन बेचारी के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्याय क्या हुआ? उसके साथ मैंने सुना था कि उसके पिताजी बहुत नेक इंसान थे। हाँ, उसके पिताजी बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान थे, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों पहले उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और फिर वे हमें छोड़कर चले गए। ओह, ये तो बहुत दुखद समाचार है। तो अब रत्ना अकेली रह गई। हाँ, अब वह बिल्कुल अकेली है। पहले ही उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी और अब पिता भी नहीं रहे। बस अब वह विकली रहती है, न कोई भाई बहन, न कोई सहारा। अच्छा, उसका घर कहाँ पर है, मुझे बता सकते हो? जी, बस थोड़ा सा ही आगे उसका घर है। राजा जैसे ही थोड़ा सा आगे जाता है, रत्ना घर के बाहर खड़ी होती है। वह रत्न को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। रत्ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए यह समय बहुत कठिन है। तुम्हारे पिताजी का चले जाना बहुत बड़ा आघात है। जब से मैंने सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। अब तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। हाँ महाराज, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ तो पहले ही चली गई थी
और अब पिताजी भी छोड़कर चले गए। अब ना कोई सहारा है, ना कोई उम्मीद। लेकिन रत्ना, मैं तुम्हारा सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। क्या महाराज, तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं पूरी सच्चाई से कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रत्ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी महाराज, आप पहले सरपंच जी से बात कर लीजिए। राजा सरपंच जी से मिलने उनके घर जाता है और बड़ी विनम्रता से रत्ना के साथ विवाह की इच्छा व्यक्त करता है। सरपंच जी पहले तो कुछ असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन राजा की सच्ची भावना और प्रेम देखकर वे इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। गांव के लोग भी इस निर्णय से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक साधारण गांव की लड़की अब रानी बनने जा रही थी। शादी धूमधाम से संपन्न होती है और राजा रत्ना को अपने महल लेकर आ जाता है। महल के द्वार पर पहुंचते ही उसकी भव्यता देखकर रत्ना के मन में कई भाव उमड़ते हैं। सपनों जैसा अनुभव, पर साथ ही एक नई दुनिया में प्रवेश करने की घबराहट भी। राजा अब अपना ज्यादा समय रानी रत्ना के साथ ही बिताने लगता है, जिसे देखकर राजा की दूसरी रानी सीता बहुत ही गुस्सा हो जाती है। तुम तो जानती ही हो ना कि मैं महाराज से कितना प्रेम करती हूँ। उनके लिए मेरा समर्पण, मेरी भक्ति मेरी आत्मा तक अर्पित है। पर यह दुर्भाग्य ही तो है कि मैं महाराज को संतान का सुख नहीं दे पाई। रानी साहिबा, आप क्यों चिंता करती हैं? महाराज आपसे प्रेम करते हैं, यह किसी और से कम नहीं होगा। नहीं, तुम नहीं समझ रही। एक स्त्री के जीवन में मातृत्व ही उसका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, और जब वही उससे छिन जाए तो उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर रत्ना ने महाराज को संतान दे दी तो क्या होगा? क्या महाराज का प्रेम मेरे लिए वैसा ही रहेगा? क्या वे मुझे वैसे ही चाहेंगे जैसे आज चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। महाराज केवल मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। मैं किसी भी कीमत पर अपने अधिकार को उनसे दूर नहीं जाने दूंगी। महाराज, हमारी किसी भी वक्त शत्रुओं से जंग हो सकती है। वे हमारी सीमाओं के पास अपनी सेना को संगठित कर रहे हैं। हमें अपने सैनिकों को तैयार कर लेना चाहिए, ताकि जब भी युद्ध छिड़े हम पूरी ताकत से मुकाबला कर सकें। सेनापति, युद्ध की आहट मैं भी महसूस कर रहा हूँ। हमारी मातृभूमि पर यदि कोई बुरी दृष्टि डाले तो उसे नष्ट कर देना ही हमारा धर्म है। हमें हर हाल में अपनी सेना को तैयार रखना होगा। महाराज, मैंने अपने सैनिकों को तैयार रहने का आदेश दे दिया है, लेकिन हमें युद्ध की तैयारियों के लिए अधिक धन और संसाधनों की आवश्यकता होगी। सेनापति, जितना धन लगाना पड़े उतना धन लगा दो। रत्ना की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती। वेद जी, रत्ना को क्या हुआ है? वह अब ठीक तो है ना? महाराज, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। आपकी रानी माँ बनने वाली हैं। रत्ना अब गर्भवती हैं। महाराज कुछ क्षणों तक अविश्वास में चुप रहते हैं, फिर उनकी आंखें चमक उठती हैं। उनके चेहरे पर अपार खुशी झलकती है। क्या ये सच है वेद जी? आप सच कह रहे हैं? जी हाँ महाराज, ये 100% सत्य है। आपके कुल में एक नया उत्तराधिकारी आने वाला है। ये तो अत्यंत हर्ष का विषय है। हमारे कुल में नया वारिस आने वाला है। मंत्री जी, आज से पूरे राज्य में यह शुभ समाचार फैला दिया जाए। हर गली मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाई जाए। गांव-गांव में संदेश भेजा जाए कि आज से हर घर में 2 समय का भोजन हमारी तरफ से दिया जाएगा। महाराज, जैसा आप कहें। रत्ना, तुम्हें नहीं पता तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। जिस खुशी के लिए हम वर्षों से तड़प रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, तुमने हमें वह दे दी। महाराज की आवाज कांपने लगती है। वे रानी की ओर निहारते हैं। उनके चेहरे पर अपार प्रेम झलक रहा है। तुम्हें क्या पता रत्ना, राज सिंहासन पर बैठने वाले को सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उसके बाद कौन इस राज्य को संभालेगा, कौन इस राजवंश को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आज मैं निश्चिंत हूं। तुमने हमें वह सौभाग्य दिया है जो हर राजा का सपना होता है। महाराज, यह तो सब ऊपर वाले की देन है।
उसने हमें संतान से नवाजा, हमें माता पिता बनने का सुख दिया। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पुत्र हो जो पूरे राज्य को आपके समान तेजस्वी, न्यायप्रिय और पराक्रमी बनकर संभाले। बिल्कुल रत्ना, ऐसा ही होगा। हमारा पुत्र हमारे कुल की शान होगा। वह हमारे संस्कारों को अपनाएगा, न्याय और धर्म की रक्षा करेगा और इस राज्य को स्वर्ण युग में ले जाएगा। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य से युद्ध की घोषणा हो जाती है। महाराज को अपनी सेना के साथ रणभूमि की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। रानी, हम राज्य की रक्षा के लिए युद्ध पर जा रहे हैं। यह युद्ध केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी प्रजा और भावी पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें राजमहल और परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी। रत्ना अब गर्भवती है और यह हमारा कर्तव्य है कि उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो। तुम्हें उसका पूरा ध्यान रखना होगा। उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। जी महाराज, आप निश्चिंत होकर युद्ध पर जाएं। आपके आदेश मेरे लिए धर्म है। रत्ना मेरी बहन के समान है। मैं स्वयं उसकी देखभाल करूंगी। उसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। उसके भोजन, आराम और हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। जब तक आप लौटकर नहीं आते, मैं महल की हर जिम्मेदारी निभाऊंगी और रत्ना को माता के समान स्नेह दूंगी। आप निसंकोच युद्ध भूमि की ओर बढ़ें। मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। राजा अपने सैन्य दल के साथ युद्ध की ओर निकल जाता है। युद्ध के मैदान में अपनी वीरता दिखाने के लिए वह संकल्पित होता है। इधर महल में रानी रत्ना की अचानक तबीयत बिगड़ने लगती है। महल के वैद्य तुरंत बुलाए जाते हैं, लेकिन उनकी स्थिति गंभीर होती जाती है। सेवक और दासियां घबरा जाते हैं। पूरे महल में चिंता का माहौल छा जाता है। कुछ ही देर बाद प्रसव पीड़ा के बीच रत्ना 2 सुंदर संतानों को जन्म देती है, एक पुत्र और एक पुत्री। वेद जी, खुशी की बात है कि रत्ना ने 2 स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकनी चाहिए। सुनो, तुम इन दोनों बच्चों को लेकर कहीं दूर चले जाओ और इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दो। किसी को भी इनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या यह आप क्या कह रही हैं रानी साहिबा? ये मासूम बच्चे हैं। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। वेद जी, तुम मेरी आज्ञा का विरोध कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी औकात भूल गई है? क्षमा करें महारानी, लेकिन यह तो अमानवीय है। मैंने आपकी सेवा में जीवन समर्पित कर दिया, परंतु यह अपराध मुझसे नहीं होगा। यदि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। याद रखना, मैं सिर्फ रत्ना के बच्चों को मरवाने की बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे अपने बच्चों को भी खत्म करवा दूंगी। तुम्हारी बीवी को भी, तुम्हारा पूरा वंश मिटा दूंगी। समझे? वेद बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे मजबूरन उन दोनों मासूम बच्चों को ले जाकर एक जमीन में दबा देता है। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उन्हें देखना है। मुझे बस एक बार उनकी शक्ल देख लेने दीजिए। वह कैसे हैं? क्या वह ठीक हैं? रत्ना, मुझसे यह कहते हुए भी कलेजा कांप रहा है, पर सच यही है कि तुम्हारे बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? दीदी, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। सच मान बहन, जब मैंने उन्हें देखा था तब वह मर चुके थे। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं, इसलिए मैंने उन्हें वहीं मिट्टी में दबा दिया। दीदी, आपने यह क्या कर दिया? कम से कम मुझे एक बार देखने तो दिया होता। मुझे अपने बच्चों को अपनी गोद में लेने दिया होता। मैं उनके चेहरे देखना चाहती थी। मैं उन्हें आखिरी बार छूना चाहती थी। कुछ दिनों बाद राजा विजयी होकर युद्ध से वापस लौटते हैं, लेकिन महल पहुंचते ही उन्हें एक भयानक सत्य का सामना करना पड़ता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी संतान इस दुनिया में नहीं रही, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके हृदय में गहरा शोक समा जाता है। रत्ना, यह क्या हो गया? जिस चेहरे को देखने के लिए मैं बेताब था, जिन आंखों में मैं अपने भविष्य की झलक देखता था, वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह कैसा अन्याय है। मेरा मन इसे स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। महाराज, धैर्य रखिए। नियति के आगे किसी की नहीं चलती। हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि जो चला गया वह अब लौटकर नहीं आएगा। नहीं रत्ना,
यह कैसे मान लूं कि वह अब नहीं रहा? मेरा हृदय यह मानने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी वह आकर मुझसे कहेगा, पिताजी, मैं यहां हूं। आपके पास मेरा अंतर्मन चीख चीख कर कह रहा है कि वह कहीं न कहीं जिंदा है। वह मेरी पुकार सुने बिना नहीं जा सकता। महाराज, माता का हृदय संतान के बिना अधूरा होता है, लेकिन क्रूर सत्य से मुंह मोड़ना भी उचित नहीं। रत्ना राजा को झूठी तसल्ली दे देती है, लेकिन असल में रत्ना का भी दिल यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दिन रामू राजा के महल महाराज, हमारे गांव में एक अजीब फूल है। जब भी कोई उसे तोड़ने की कोशिश करता है, उसके पास खड़े 2 विशाल वृक्ष अचानक बड़े हो जाते हैं और उसे छूने तक नहीं देते। कोई भी उस फूल को नहीं तोड़ पाया है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह कोई जादू है? महाराज, गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना है कि उन वृक्षों में कोई शक्ति है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि उन पेड़ों से कभी कभी आवाजें आती हैं, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। यह तो सच में विचित्र बात है। क्या किसी ने उन पेड़ों को काटने की कोशिश की? हाँ महाराज, कई बार प्रयास किया गया, लेकिन जिसने भी कुल्हाड़ी उठाई उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है, और जैसे ही कोई हमला करने की कोशिश करता है, पेड़ों की छाया और गहरी हो जाती है। यह तो सच में रहस्यमयी बात है। कहीं यह किसी देवी देवता का वरदान तो नहीं, या फिर कोई श्राप? महाराज, गांव के लोग भयभीत हैं। कुछ लोग तो रात में उन पेड़ों के पास जाने से भी डरते हैं। डरने की कोई बात नहीं रामू। मैं स्वयं कल अपनी रानियों के साथ वहां जाऊंगा और अपनी आंखों से यह सब देखूंगा। अगर यह कोई सामान्य घटना है तो उसका समाधान करेंगे, और अगर यह कोई अलौकिक शक्ति है तो उसके पीछे का रहस्य जानना जरूरी होगा। धन्य है महाराज, आपके जैसा राजा ही अपनी प्रजा की चिंता करता है। हम सभी कल आपका गांव में स्वागत करेंगे। सुबह होते ही महाराज और दोनों रानियां गांव में पहुंच जाते हैं। राजा जैसे ही उसे फूल को छूने की कोशिश करता है, अचानक उसे एक झटका लगता है और वह पीछे हो जाता है। फिर रत्ना उसे फूल के पास जाती है। रत्ना को फूल के पास जाकर अपना अपना पंस लगता है, और वह जैसे ही उसे फूल को छूती है, उसमें से आवाज आती है, माँ, आप कहाँ थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो बेटा, और मुझे माँ क्यों कह रहे हो? माँ, क्या आप सच में मुझे नहीं पहचानती? मैं आपका ही बेटा हूँ। जब मैं जन्मा था तब रानी ने मुझे वेद के हाथों यहाँ छोड़ दिया था। तब से मैं यहीं इसी जगह पर हर दिन आपकी राह देख रहा था, इस आस में कि एक दिन आप आएंगी और मुझे गले लगाकर अपना बेटा कहेंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो समझी थी कि... हाँ माँ, ये सच है। मैं आपकी ही कोख से जन्मा हूँ। क्या आप मुझे अपना नहीं मानेंगी? क्या मेरी सारी जिंदगी का इंतजार बेकार चला जाएगा? तभी चमत्कार होता है और 2 बच्चे आ जाते हैं। यह देखकर राजा को बहुत ही खुशी होती है, और रानी को देखकर वह बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था रानी कि तुम इतनी हद तक गिर जाओगी। जिस स्त्री को मैंने अपने हृदय से लगाया, जिसे अपनी अर्धांगिनी बनाया, वही मेरे साथ ऐसा विश्वासघात करेगी। तुमने हमें हमारी संतान से दूर रखा, एक मासूम को उसकी मां से अलग किया। यह अपराध केवल मेरे विरुद्ध नहीं, पूरे राज्य के विरुद्ध है। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने यह सब नासमझी में किया, लेकिन मेरा कोई दुर्भाव नहीं था। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? तुम्हारे इस विश्वासघात के लिए क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है रानी। तुमने एक माता को उसके बच्चे से अलग किया, एक पिता से उसकी संतान छीन ली। तुम्हारी इस कुटिलता का दंड अवश्य मिलेगा। आज तक इस दरबार में न्याय हुआ है और आगे भी होगा। जो भी हमारे राज्य की मर्यादा को भंग करेगा, उसे दंड अवश्य मिलेगा। इसलिए हम यह निर्णय सुनाते हैं कि रानी को राजद्रोह और विश्वासघात के अपराध में कल प्रातः सूर्योदय के समय समस्त प्रजा के समक्ष फांसी दी जाएगी।